Hello everyone. Today we will discuss effects of public expenditure on economic activity of a country. किसी भी देश की आर्थिक क्रियाओं पर लोक व्यय के प्रभाव। देखिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर डायरेक्टली देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। जहां अगर व्यय की विवेकपूर्ण नीति है तो देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हायर करके हम उत्पादन, रोजगार और आर्थिक कल्याण को प्रोत्साहित कर सकते हैं। वहीं व्यय की अगर अवैज्ञानिक नीति है, वह पूरे अर्थतंत्र को झकझोर कर उसे अस्त-व्यस्त कर देती है। यही कारण है कि मॉडर्न अप्रोच में देखें तो प्रत्येक सरकार सार्वजनिक व्यय के समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करके ही सार्वजनिक व्यय की नीति निर्धारित करती है, क्योंकि सार्वजनिक व्यय की नीति न केवल वर्तमान में अर्थव्यवस्था का स्ट्रक्चर तैयार करती है, बल्कि ये भविष्य की भी आधारशिला होती है। सार्वजनिक व्यय के प्रभावों को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम 3 भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन, indirect effect of public expenditure on production, other effect of public expenditure। अब हम देखें इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन, सार्वजनिक व्यय का उत्पादन पर प्रभाव। तो देखिए, प्राचीन अर्थशास्त्री सार्वजनिक व्यय को राष्ट्रीय आय का एक हिस्सा मानते थे, जो जानबूझकर नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन जो मॉडर्न अर्थशास्त्री हैं, वो सार्वजनिक व्यय को राष्ट्रीय आय का एक पार्ट मानते हैं, जो आय और उत्पादन का स्तर ऊंचा करके राष्ट्रीय लाभांश में वृद्धि करता है। डॉक्टर डाल्टन ने लिखा है कि जिस प्रकार टैक्सेशन को उत्पादन में कम से कम कमी करनी चाहिए, ठीक उसी प्रकार पब्लिक एक्सपेंडिचर को उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि करनी चाहिए। डॉक्टर डाल्टन ने सार्वजनिक व्यय के उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभावों को 3 भागों में विभक्त किया है, जैसे कार्य करने और बचत करने की क्षमता पर प्रभाव, काम करने और बचत करने और विनियोग करने की इच्छा पर प्रभाव, आर्थिक संसाधनों के स्थानांतरण पर प्रभाव। तो जो इनका पहला इन्होंने डिवाइड किया था, कार्य करने और बचत करने की क्षमता पर प्रभाव, तो इसको भी उन्होंने अलग अलग टाइप से व्यक्त किया। जैसे उन्होंने क्रय शक्ति में वृद्धि का कारण बताया कि सरकार वेतन, मजदूरी भत्ते, पेंशन का भुगतान, वस्तुएं और सेवाएं खरीदकर जनता को क्रय शक्ति प्रदान करती हैं। इससे जनता में वस्तुओं को क्रय करने की शक्ति बढ़ती है, उनका लाइफस्टाइल भी चेंज होता है। उच्च जीवन व्यतीत करने की जो अभिलाषा होती है, वो जनता की कार्य क्षमता को बढ़ाती है, और यही वृद्धि उत्पादन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। क्योंकि डाल्टन ने का जो नोट था कि जिस प्रकार करारोपण व्यक्ति के काम करने की शक्ति को घटाता है, उसी प्रकार से जो हमारे सार्वजनिक व्यय होते हैं, वो आदमी के काम करने की शक्ति को बढ़ा देते हैं। सार्वजनिक व्यय के द्वारा सरकार जनता को उचित मूल्य पर गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करा के उनकी कार्य करने की जो कुशलता है, योग्यता है, उसमें वृद्धि कर सकती है, जिससे आगे जाके उत्पादन भी प्रभावित होता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर जनता की आय को बढ़ावा देते हैं, इससे उनमें बचत करने की शक्ति बढ़ जाती है। ये बचत पूंजी का स्वरूप लेकर उत्पादन का एक सक्रिय अंग बन जाती है। इसके अलावा सरकार बैंक, बीमा या संचार के साधन, यातायात तथा अन्य प्रकार की सुविधाएं प्रदान करके व्यक्तियों की कार्य क्षमता को बढ़ाती है, जिससे जो प्रोडक्शन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। सार्वजनिक व्यय जनता के कार्य करने, बचत करने, विनियोग करने की इच्छा को प्रभावित करते हैं। अगर हम वर्तमान व्यय का प्रभाव देखें तो सरकार द्वारा किए गए वर्तमान व्यय से
लोगों के काम करने और बचत करने की इच्छा को प्रोत्साहन मिला है। उनकी आय और जीवन स्तर में वृद्धि हुई है। जबकि कुछ विद्वान ये मानते हैं कि वर्तमान सार्वजनिक व्यय जनता की क्रय शक्ति को बढ़ाकर इनमें कार्य करने की शक्ति को कम कर देते हैं, क्योंकि बढ़ी हुई क्रय शक्ति को बढ़ाकर अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। लेकिन ये तर्क एक लॉजिकली नहीं है, क्योंकि व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है और कंटिन्यू अपने जीवन को सुखी बनाने की कोशिश करता है। इसलिए सार्वजनिक व्यय वर्तमान में काम करने और बचत करने की इच्छा को प्रभावित करते हैं। सार्वजनिक व्यय से भविष्य में होने वाले लाभ की आशा, जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गई, बेरोजगारी भत्ता हुए या दुर्घटना पर कोई सहायता मिलना, तो इनसे भी जनता में काम करने और बचत करने की इच्छा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे जनता की कार्य क्षमता कम होती है। लेकिन जो मॉडर्न विचारक हैं उनका मानना यह है कि व्यक्ति की उच्च जीवन स्तर व्यतीत करने की अभिलाषा इन लाभों के प्राप्त होने पर भी कार्य क्षमता में वृद्धि करती है। सार्वजनिक व्यय से आर्थिक साधनों का स्थानांतरण होता है, जिसका उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। यदि स्थानांतरण प्रॉपर डायरेक्शन में होता है तो उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। अगर स्थानांतरण गलत दिशा में होता है तो प्रोडक्शन पर उल्टा प्रभाव पड़ता है। यदि साधनों का स्थानांतरण सुरक्षा कार्यों, उत्पादन कार्यों, नागरिक व्यय, समाज कल्याण सेवाओं पर किया जाता है तो इससे प्रोडक्शन बढ़ता है, क्षेत्रीय संतुलन भी समाप्त होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बढ़ता है। सरकार शिक्षा, चिकित्सा आदि पर व्यय करके भौतिक पूंजी के स्थान पर मानव पूंजी के निर्माण पर बल देकर राष्ट्र की उत्पादन क्षमता बढ़ाती है। सार्वजनिक व्यय का आर्थिक साधनों के उपयोग में भी परिवर्तन हो सकता है। सरकार जो व्यय स्वयं करती है वह प्रत्यक्ष हस्तांतरण कहलाता है, जो व्यक्तियों की उत्पादन शक्ति को बढ़ाता है। प्रत्यक्ष हस्तांतरण में सरकार द्वारा जो धन सुरक्षा, नागरिक प्रशासन और समाज सेवाओं आदि पर किया जाता है वो हम प्रत्यक्ष हस्तांतरण में शामिल करते हैं। अप्रत्यक्ष हस्तांतरण की बात करें तो जब सरकार स्वयं सार्वजनिक व्यय न करके देश में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दे कि उससे लोग खुद ही अपनी पूंजी से उसी दिशा की ओर हस्तांतरित होने लगे, तो इसको हम अप्रत्यक्ष हस्तांतरण कहेंगे। सरकार आर्थिक साधनों को भविष्य के लिए इकट्ठा करके रखती है। इसलिए जैसे डैम होते हैं, कैनल्स हैं, नहरें हैं या विद्युत परियोजनाओं पर धन व्यय किया जाता है। नागरिकों में अल्प बचत योजना, बीमा, पेंशन फंड आदि रीतियों की सहायता से वर्तमान आय को भविष्य में व्यय के लिए ट्रांसफ़र किया जाता है। जब गवर्नमेंट सोशल सर्विस पर अपना धन व्यय करती है तो वह मानव पूंजी का वर्तमान से भविष्य के लिए हस्तांतरण ही है और ये भौतिक पूंजी से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। डाल्टन का कहना है कि जब सरकार स्वास्थ्य, आवास और ग्रामीण सुरक्षा पर व्यय करती है या बच्चों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कराती है तो एक अत्यंत महत्वपूर्ण विनियोग होता है, जो कि पूंजी के स्थान पर मानवीय पूंजी का निर्माण करता है। कभी कभी ये भी आवश्यक है कि साधनों का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान को किया जाए, जैसे देश के संतुलित विकास के लिए विकसित क्षेत्रों की तुलना में पिछड़े क्षेत्रों पर अधिक खर्चा किया जाए। इसी टाइप से दूसरा इफेक्ट है इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, सार्वजनिक व्यय का वितरण पर प्रभाव। सार्वजनिक व्यय समाज में व्याप्त आय और संपत्ति के वितरण की विषमता को कम करके सामाजिक व्यय पर आधारित समाज की रचना करते हैं। डाल्टन ने कहा है कि सार्वजनिक व्यय की वह पद्धति बेस्ट है जो आय की असमानता को कम करने की शक्ति रखती हो। सरकार सार्वजनिक व्यय की नीति इस प्रकार निर्धारित करती है जिससे जो निर्धारित व्यक्ति होते हैं उनको अधिक लाभ होता है और इस व्यय की पूर्ति धनी व्यक्तियों से अधिक टैक्स वसूल करके की जाती है। इससे धन के वितरण की असमानताएं दूर हो जाती हैं। वितरण पर लोक व्यय के प्रभाव की दृष्टि से लोक व्यय भी हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे प्रतिगामी,
अनुपातिक और प्रगतिशील। यदि किसी वर्ग से जितनी आय प्राप्त हो उसके अनुपात में कम लाभ सार्वजनिक व्यय के रूप में प्राप्त हो तो ऐसे व्यय को हम प्रतिगामी व्यय कहते हैं। अगर समाज में विभिन्न व्यक्तियों को उनकी आय के अनुपात में ही सार्वजनिक व्यय संबंधी लाभ दिए जाएँ तो उसको हम अनुपातिक व्यय कहेंगे। जैसे मकान भत्ता होता है 8% दिया जाए। प्रगतिशील व्यय समाज में जिस वर्ग की आय कम हो उसे उसी रेशो में व्यय कर अधिक लाभ दिया जाए तो उसे हम प्रगतिशील व्यय कहते हैं। जैसे निर्धन लोगों के लिए फ्री एजुकेशन, उनके लिए मेडिकल जो फैसिलिटी मिलती है, या आवास पर कोई व्यय किया जाता है। तो देखिए, प्रगतिशील व्यय जितने अधिक होंगे समाज में समानता उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि इस व्यय से समाज के निर्धन वर्ग को लाभ पहुंचाया जा सकता है। व्यूलर ने भी कहा है कि धन के वितरण की असमानता को कम करने के लिए सरकार को गरीबों पर उदार व्यय और अमीरों पर अधिक टैक्सेशन की पॉलिसी फॉलो करके कुछ समय तक लागू करना पड़ेगा। अब देखते हैं अदर इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय के अन्य प्रभाव। सार्वजनिक व्यय के उत्पादन और वितरण पर पड़ने वाले प्रभाव के अलावा कुछ अन्य इफेक्ट भी हैं, जैसे सार्वजनिक व्यय और मंदी, आर्थिक स्थायित्व। अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का कंटिन्यू संचालन करने की दृष्टि से आर्थिक स्थायित्व की प्राप्ति पर भी बल दिया जाता है। आर्थिक स्थायित्व का आशय मंदी और तेजी काल को कंट्रोल करने से होता है। तो इन दोनों की दृष्टि से लोक व्यय को प्रभावी तरीके से अपनाया जा सकता है। मंदी काल में वस्तुओं के मूल्य गिरने लगते हैं, जिससे व्यापारी उद्योगपतियों को लॉस होता है और बेरोजगारी का दुष्चक्र शुरू हो जाता है। तो मंदी या बेरोजगारी के ऐसे चक्र को हम सार्वजनिक व्यय द्वारा दूर कर सकते हैं। मंदी काल में पूर्ण व्यवसाय स्तर को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक व्यय क्षतिपूरक व्यय कहलाता है। जिसका मतलब होता है किसी व्यय की कमी को दूर करने के लिए लोक व्यय का प्रतिस्थापन करना। मंदी काल में समस्या का समाधान करने के लिए जनता की मांग पर किए जाने वाले व्यय को ध्यान में रखना पड़ता है। इसके साथ स्फीति काल, मुद्रा एवं साख की मात्रा की अधिकता और वस्तुओं की पूर्ति में कमी के कारण मूल्यों में वृद्धि की स्थिति पाई जाती है। लोक व्यय स्फीति में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन नहीं करते, लेकिन फिर भी लोक व्यय की उचित नीति स्फीति काल में विभिन्न नियंत्रक उपायों में से एक सिद्ध हो सकती है। इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि लोक व्यय को कम किया जाए, अनुत्पादक कार्यों पर लोक व्यय की कटौती की जाए, ऐसी मदों और योजनाओं पर अधिक व्यय किया जाए जो कम समय में देश में वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करके मुद्रास्फीति प्रभावों को कम कर सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।